Assalamualaikum students and a very good morning to all of you. Yesterday I have discussed the third and fourth type of samas with you, and today I am going to continue the topic and I will discuss फिफ्थ टाइप ऑफ समास, पांचवा प्रकार समास का कर्मधारय समास, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट. इस समास में उत्तर पद प्रधान, उत्तर यानी कि पहला यानी कि शुरुआत का, ये प्रधान होता है यानी कि मेन होता है. इस समास में विशेषण विशेष्य का उपयोग होता है यानी कि एडजेक्टिव का उपयोग होता है और इसी से विशेषण बनते हैं. यानी कि स्टूडेंट्स, यह कर्मधारय समास बहुत ही इजी है. यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे जिस वर्ड, किसी भी चीज़ के बारे में इस बात की गई हो, उस चीज़ को किसी ना किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर किया जाता है. तो कंपैरिजन कैसे होती है, उसके अंदर एडजेक्टिव यूज़ होता है. एडजेक्टिव का मतलब क्या है कि जो नाउन को डिस्क्राइब करे, यानी कि किसी भी नाम के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे, तो क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक में क्या आएगा, उसका कलर, उसकी साइज़, उसका शेप, देन उसकी गुण यानी अच्छा है बुरा है, ऐसे वर्ड जो आएंगे तो समझ जाना है आपको कि वो कर्मधारय समास का वर्ड है. जैसे कि पहला वर्ड है घनश्याम. तो श्याम यानी कि क्या होता है, श्याम यानी कि काला, और घन यानी कि बादल. तो जो चीज़, जो व्यक्ति बादल की तरह काला हो, वो उसे क्या हम कहते हैं, घनश्याम. तो यहाँ पे जो पर्सन है, जो व्यक्ति है या फिर जो चीज़ है, उसकी कंपैरिजन बादल की तरह काला यानी कि एकदम काला बादल होता है ना, उसके साथ कंपैरिजन की गई है. और यहाँ पे एडजेक्टिव कौन सा यूज़ हुआ है, श्याम. श्याम यानी कि काला, तो यहाँ पे कलर यूज़ हुआ है काला. सेकंड है चरण कमल. कमल यानी कि कमल का जो फूल है वो, और चरण यानी कि हमारे पैर. तो जिसके पैर कमल की तरह कोमल हो, कमल के समान जिसके पैर हो, उसे चरण कमल कहते हैं. तो यहाँ पे भी उस व्यक्ति के पैर की कंपैरिजन कमल के साथ की गई है, कमल के फूल के साथ की गई है. तो ये भी एक कर्मधारय समास है. फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है महादेव. तो महा यानी कि महान, और देव यानी कि जो भगवान या फिर परमेश्वर है वो. तो जो देव महान है वो से हम महादेव कहते हैं. तो ऐसे ही कर्मधारय समास के अंदर किसी भी चीज़ या व्यक्ति की कंपैरिजन दूसरी चीज़ के या फिर कलर या फिर चीज़ के साथ की जाती है और उस कंपैरिजन के लिए पर्टिकुलर एडजेक्टिव यूज़ होते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं. अब हम नेक्स्ट टाइप हमारा देखेंगे सिक्स टाइप है मध्यम पदलोपी समास. मध्यम पदलोपी समास क्या है वो, तो जिस समाज में पूर्व पद और उत्तर पद के बीच संबोधन शब्दों का लोप हो. लोप यानी कि गायब, यानी कि उत्तर पद या पूर्व पद यानी कि शुरुआत का, और उत्तर यानी कि लास्ट, यानी कि दो. हमें मालूम है कि समास दो पद से जॉइंट होके बनता है, बराबर. तो यहाँ पे क्या होता है, दो पदों के बीच में जो शब्द आना चाहिए उसे निकाल लिया जाता है बीच में से, और उन दोनों को एक करके एक नया शब्द बनाया जाता है. समास का विग्रह यानी अलग करते समय लुप्त पद को शामिल किया जाता है. यानी कि जब आप इस शब्द को अलग करेंगे तो उसके बीच में जो वर्ड आना चाहिए वो वर्ड ऑटोमेटिक आ जाता है. उसे मध्यम पदलोपी समास कहते हैं, इसलिए उसका नाम मध्यम पदलोपी है. मध्य यानी बीच का जो पद है वो गायब होता है, लोप यानी गायब, इसलिए उसको मध्यम पदलोपी समास कहते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जलयान यानी कि जल पर चलने वाला यान. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड गायब था, जल तो है और यान भी है, तो गायब क्या हुआ था, चलने वाला. तो जब आपको इस वर्ड को अलग करेंगे तो ये वर्ड ऑटोमेटिकली आपके सेंटेंस में आ जाएगा. तो ऐसे ही जब भी आप एग्ज़ाम में भी अगर ऐसा कोई वर्ड देखें तो आपको उस वर्ड को अलग करना है. जब आप अलग करेंगे तो ऐसा कोई वर्ड बीच में आप जब आएगा तो समझ जाना है आपको कि वो मध्यम पदलोपी समास का वर्ड है. सेकंड है शस्त्र विद्या. शस्त्र विद्या यानी शस्त्र चलाने की विद्या. शस्त्र यानी हथियार और विद्या यानी हम जो सीखते हैं वो. तो शस्त्र चलाने की विद्या जो सीखता है उसे शस्त्र विद्या कहते हैं. तो बीच में चलाने की जो है वो गायब था. मताधिकार यानी मत देने का अधिकार. तो मत देने का अधिकार इतना लंबा है वो नहीं बोला गया है, शॉर्ट में उसे कहा गया है मताधिकार यानी मत देने का अधिकार. तो ऐसे ही आपको समझ जाना है स्टूडेंट्स कि जो वर्ड ऐसा हो जब आप उसको अलग करेंगे तो उसके बीच वाला पद
गायब होगा, आपको ऐसा मालूम हो, ऑटोमेटिकली मालूम होगा कि हाँ यहाँ पे बीच में ये होना चाहिए जो नहीं है, तो वो मध्यम पदलोपी समास का वर्ड है। अब नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट समास है, ये हमारा समास का लास्ट प्रकार है बहुव्रीहि समास, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं, यानी कि पहला दूसरा तीसरा ऐसा कोई पद इम्पोर्टेंट नहीं होता, दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। यानी कि ये समास जो है स्टूडेंट आगे के 6 समासों से बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? तो हर एक समास में एक दूसरे के पद के बारे में बात की गई है। कहीं पे पहला पद इम्पोर्टेंट है, किसी समास में दूसरा पद इम्पोर्टेंट है, तो किसी समास में ऐसा होता है कि उस पद के का इम्पोर्टेंस बताने के लिए किसी एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है, ऐसा होता है। लेकिन बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि बहुव्रीहि समास के अंदर जो भी वर्ड यूज़ होता है वो वर्ड किसी तीसरे ही व्यक्ति के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। उस वर्ड के अंदर उस व्यक्ति के बारे में, उस शब्द के बारे में कोई हमें बताया नहीं जाता। और ये पद हम ये जो समास है वो आप कैसे पहचान सकते हैं? तो जिसके अंदर वाला, जिसका, जिसकी ऐसे वर्ड आते हो। अब हम देखेंगे गिरिधर। गिरिधर का मतलब क्या है? गिरि यानी पर्वत, तो गिरि को धारण करने वाला, ये वाला आया ना, वाला वर्ड, यानी कि गिरि को, पर्वत को पकड़ने वाला, धारण करने वाला, यानी कृष्ण, श्री कृष्ण के लिए ये वर्ड यूज़ होता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे ना तो ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, ना ये पद इम्पॉर्टेंट है, ना इसकी इसके साथ कंपैरिजन है, ना इसकी इसके साथ कंपैरिजन है। ये पूरा वर्ड ही किसी तीसरे व्यक्ति यानी श्री कृष्ण के बारे में ही हमें इंफॉर्मेशन देती है कि गिरिधर तो कौन? तो जो गिरि को धारण करता है यानी श्री कृष्ण। तो किसी वर्ड का कोई एक दूसरे के अंदर कोई लेना देना ही नहीं है, वो दूसरी तीसरे के बारे में ही हमें पता चलता है। फिर है जैसे कि दीर्घायु। दीर्घायु यानी कि जिसकी आयु, यानी कि जिसकी उम्र, जिसकी एज दीर्घ हो, लंबी हो, उसे दीर्घायु कहते हैं। तो ये वर्ड पे आप देखिए कि एक दूसरे के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, एक दूसरे के बारे में कोई बातचीत नहीं है। ये दीर्घायु यानी कि जो व्यक्ति, यानी किसी तीसरे के ही बारे में बात है, जो व्यक्ति यानी कोई तीसरा, इसके अंदर उसका जिक्र नहीं किया गया है। तो जिसकी उम्र लंबी है उसे दीर्घायु कहते हैं। पीतांबर यानी कि पीले कलर का वस्त्र, तो जो पीले कलर का कपड़ा होता है उसे पीतांबर कहते हैं। तो इसके अंदर आप देखिए कि ये वर्ड भी किसी तीसरे यानी कि किसी कपड़े के लिए यूज़ हुआ हो। तो यानी कि बहुव्रीहि, इन शॉर्ट कि बहुव्रीहि समास ऐसा होता है जिसके अंदर जो वर्ड होता है वो वर्ड किसी दूसरे व्यक्ति या चीज़ के लिए हमें यूज़ किया जाता है, हमें बताने के लिए। उसका अंदर एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारा समास की डेफिनेशन, समास के सभी प्रकार जो मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताए। आई होप कि आपको, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको इजीली समझा सकूं। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे हर एक प्रकार। अब यहाँ पे हमारे समास का जो टॉपिक है वो फिनिश हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज दूंगी जो आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।